हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थंबनेल में देख भी लिया होगा, आज 14 अप्रैल है और भारत में, इस आज़ाद भारत में जो आज देश में शासन प्रशासन जितना चल रहा है, और अगर मैं बात करूं कि संविधान के कारण जिस इतनी बड़ी व्यवस्था जो ये चल रही है, ठीक ठाक सिस्टम पूरा चल रहा है, आज इसके जनक और अगर केवी राव जी की बात माने तो इसकी जननी का भी आज के दिन जन्म हुआ था। और हम पूरे भारत के लोगों के लिए, चाहे महिलाएं हों, दलित हों या फिर पूरे भारत की बात करें, इंडिया के निर्माता के रूप में जिस आदमी ने काम किया इस समाज के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, सिर्फ दलित इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि भारत, पूरा भारत आज उनके सामने नतमस्तक है, क्योंकि उन्होंने चाहे अपनी कम्युनिटी के लिए पहले काम किया, लेकिन फाइनली जाके उन्होंने जो काम किया वो इंडिया के लिए किया। और नमन है ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने ज़्यादा उस टाइम में खराब माहौल में रहते हुए इस देश की तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठाया, और फिर हमारे सामने एक जिसके नाम के आगे भी आज भारत रत्न लिखा जाता है, ऐसी हस्ती ने जन्म लिया। जन्म तो नॉर्मल से एक परिवार में हुआ था, लेकिन ठीक ठाक कामकाज था, क्योंकि पिताजी का काम और उनके पूर्वजों का काम कभी पुराने टाइम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। लंबा चौड़ा नाम है, नाम में पिताजी का भी नाम जुड़ा हुआ है और गुरु का भी नाम। कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन को जो शेप देते हैं वो दो लोग हैं सबसे ज़्यादा, जो उसके जीवन को एक तरह से एक दिशा देते हैं, और इनमें सबसे बड़ा योगदान होता है माँ बाप का और दूसरा बड़ा योगदान होता है टीचर्स का। भीमराव, भीमा, इनकी मदर का नाम था भीमा, तो वहाँ से नाम पड़ा भीमराव, और रामजी इनके पिताजी का नाम था, और अंबेडकर इनके एक ब्राह्मण टीचर थे जिन्होंने ये देखा कि ये बच्चा सूरज की तरह कभी प्रकाशमान होगा और इसके जीवन में कभी अस्पृश्यता की वो बेड़ियाँ इसको जकड़ ना लें, तो उन्होंने एक तरह से इसके लाइफ को आगे प्रॉब्लम्स से बच सके उस सरनेम को बदल दिया, जिनसे कि इनकी पहचान उस टाइम में बड़े नेगेटिव तरीके से की जाती थी, और अपना खुद का सरनेम दिया अंबेडकर जी। तो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे पेरेंट्स को भी नमन है जिन लोगों ने ऐसे बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए स्टार्टिंग से कैसे परिवेश का निर्माण किया जहां जाके ये जाग पाए और अपने जैसे हजारों लाखों करोड़ों और आज के भारत के लोगों के हितों के लिए काम करने में ये सक्षम बन पाए। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज ये पढ़ाई कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये ऐसी क्लासेस लेने का मेरा मकसद होता है कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों में एक जागृति आए कि अंबेडकर जी ने क्या किया था, या भगत सिंह ने क्या किया, या चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, या फिर सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था। काम तो सभी लोगों ने बहुत सारे किए, चाहे गांधी थे, नेहरू थे, या कितने ही बड़े लीडर्स की हम बात कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दबी और छिपी रह जाती हैं, जिनको उतना उभारा नहीं जाता जितनी कि उनको मिलनी चाहिए, एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। अंबेडकर जी के बारे में भी दो चार बातें तो हर आम आदमी जानता है, लेकिन कैसे वो उस कठिन परिस्थितियों से निकलकर भारत के राष्ट्र के निर्माता बन गए, कैसे उनका नाम उस दर्जे में लिया जाने लगा जिनमें सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले लोगों को खड़े होने का या उनका नाम लिखने का प्रचलन था। वहाँ कैसे एक एससी और उसमें भी सबसे नीची जातियों में अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था, छुआछूत की इतनी गंदी बीमारी से जो ग्रसित था वो समाज, वहाँ से उठ के कैसे एक कमज़ोर वर्ग का एक छोटा सा बच्चा और मन में इतने बड़े सपने संजो पाया कि आज उसको पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। चलिए इनके बारे में फैक्ट्स के दौरान मैं बहुत सारी कहानी किस्से बताऊंगी, और जो इंटरेस्टिंग भी हैं और हर इंडियन को पता भी होने चाहिए, क्योंकि जिस भारत में आज मैं और तुम रह रहे हैं उसके संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया वो हैं सम्मान के योग्य, बहुत ज़्यादा इज्जत जिनकी मन से इसलिए होती है क्योंकि कंडीशंस बहुत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनमें आगे आना ये दिखाता है कि उनका मनोबल कितना ज़्यादा था। अच्छे कुल में पैदा होकर अच्छे काम करना भी अच्छी बात है, लेकिन एक बिल्कुल नीची श्रेणी, एक बिल्कुल नीचे तबके से निकल के और इस लायक बन जाना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इसको कंपेयर अगर करते हैं तो देखते हैं कि वो जो लोग कहते हैं ना, आजकल जो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जी हम गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते। कभी पढ़ोगे, जानोगे ऐसे महानुभावों के बारे में तो देखोगे उतना कोई भी नीचे नहीं हो सकता आज के दौर में जितने नीचे के एरिया से ये निकल के और देखो कहाँ तक पहुँचे।
आज इनके नाम पे शहर बसाए जा रहे हैं, आज इनके नाम पे कितनी मूर्तियां हैं। संविधान की किताब इनके स्टैचू के हाथ में होती है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर अगर बात करते हैं तो ये 3 बड़े लीडर्स में अंबेडकर जी का भी नाम लिया जाता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखो मैंने हेडिंग भी क्या दी है, भारत निर्माता। भारत का निर्माण करने में बहुत लोगों ने संघर्ष किया, जिनमें से एक थे डॉक्टर BR अंबेडकर। संविधान निर्माता हैं क्योंकि संविधान के लिए भी इनका काम बहुत ज्यादा था। भारत रत्न से विभूषित हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि ये भारत रत्न जिंदा रहते हुए नहीं मिला। 1954 में स्टार्ट हुआ था और ये एक्सपायर हुए हैं 1956 में। कायदे से जिंदा रहते रहते मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इंडिया को इस रास्ते पर लाने में। लेकिन इनको ये भारत रत्न से नवाजा गया 1990 में, बहुत लेटर स्टेज में, मरणोपरांत भारत रत्न। चलो दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो लायक थे वो भारत रत्न नहीं हासिल कर पाए। तो भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नाम देखो, इसी में इनकी माँ का नाम है, इनका खुद का नाम जो भीमा नाम था ना, वो इनकी मदर का था। तो माँ के प्यारे थे, 14 भाई बहन थे, सबसे छोटे थे, तो माँ बाप को बहुत प्यारे लगते थे, तो नाम रख दिया भीमराव। रामजी पिताजी का नाम है और अंबेडकर इनके टीचर की देन है। जिन 2 लोगों ने इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो इनके पिताजी और इनके टीचर हैं। तो भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को जन्मे हैं। तो आप इसको ऐसे याद करना, 1891 बहुत लोग भूल जाएंगे, ये नेहरू के समकालीन हैं। नेहरू जो कि सब लोग जानते हैं 1889 का जिनका बर्थ है, उन्हीं के साथ के लगभग हैं, 2 साल का फर्क है। वो 14 नवंबर 1889 के हैं, ये 14 अप्रैल 1891 के, सिर्फ 2 साल का अंतर है। ऐसे चीज़ों को रिलेट करके याद करना आसान होता है। तो गांधी जी से काफ़ी छोटे हैं ये भी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है और सोए हुए ही इनकी डेथ हो गई थी। अपनी लाइफ के लेटर स्टेज में जाके इनको बीमारी हो गई थी डायबिटीज़ की, और कहते हैं वो डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई कि एक स्टेज पे आके ये बेड रिडन हो गए थे, कि बस चलना फिरना भी लगभग खत्म हो गया था, आंखों में धुंधलापन आ गया था और बहुत सारी इंटरनल शरीर में गड़बड़ियाँ, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत भयानक रोग है और बढ़ जाए तो फिर दिक्कत दे सकता है। तो अपनी लास्ट स्टेज आते आते बहुत लंबे नहीं जिए। एक चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ कि जिन लोगों ने समाज के लिए दिल से काम किया ना, उन लोगों का जीवन बहुत लंबा नहीं चला। इसका कारण ये रहा होगा शायद क्योंकि ये कभी ना कभी बहुत ज़्यादा टेंशन्स के दौर से, स्ट्रेस के दौर से गुजरते थे, और वो टेंशन और स्ट्रेस कहीं ना कहीं इनके दिमाग का असर इनके शरीर पर भी पड़ता था। और इसीलिए देखो जितने बड़े बड़े लोग हुए जिनका योगदान सच में है, वो लोग हार्डली 40, 45, 50, 56, 60, 65 पकड़ते पकड़ते। अदरवाइज बहुत सारे लीडर हैं जो 100 के आसपास भी पहुंचे हैं। तो इनका भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1891 में जन्मे हैं और 1956 में एक्सपायर भी हो गए। तो अगर देखें तो उस टाइम में लोग जो थे ना वो 80-90 साल नॉर्मल था, लेकिन इनके टाइम पीरियड को देखें तो काफ़ी कम था। महू MP में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश, तब मध्य प्रदेश का नाम था सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत का हिस्सा था सेंट्रल प्रोविंस अंग्रेजों के टाइम में। तो MP महू में कैसे जन्मे बता दूं। इनके जो पूर्वज थे ना, इनके दादा परदादा, उनके पुराने टाइम में, तो देखो ये अमीर नहीं थे, ये इस बातों को ध्यान से समझना इन चीज़ों को। ये अमीर नहीं थे, इनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, तो पेट भरने के लिए कभी पुरानी इनकी पुश्तों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में जो है ज्वाइन कर लिया, कुछ छोटे मोटे पद पर। फिर उनकी अगली पीढ़ी भी सेना में, फिर पीढ़ी सेना में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 57 तक रही थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स का राज आया था, महारानी ब्रिटेन का। तो जो इनके पिताजी हैं ना, जिनका नाम है रामजी अंबेडकर, अंबेडकर तो खैर इनके टीचर के देन है, जो रामजी हैं ये ब्रिटिश आर्मी के अंडर एक अच्छी पोस्ट पर थे, ये सूबेदार थे। सूबेदार कोई छोटी चीज़ नहीं है, अफसर का रैंक था उस टाइम पर भी। तो इनके जो पिताजी थे वो सेंट्रल प्रोविंस MP महू में, जो कैंट का एरिया था ना, अभी भी कैंटोनमेंट एरिया आप जानते होंगे, हर तरफ दिख जाते हैं, तो उस कैंट के एरिया में ये जन्मे थे। तब इनके पिताजी कहाँ थे? महू कहाँ पड़ेगा? MP में। पत्नी थी इनकी रामाबाई। इनकी 2 शादियां हुई हैं, एक रामाबाई से जो कि बहुत अर्ली स्टेज में इनके पिताजी ने ही करवाई थी 1906 में। रामाबाई भी बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गई, जब शादी हुई तो महज 9 साल की थी और 1935 में वो एक्सपायर भी हो गई। तो इनकी पहली पत्नी है रामाबाई, और जब बाद में ये थोड़ा फेमस हो गए और ये अपना जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल की, उसके बाद लाइफ के लेटर स्टेज में 1948 में इन्होंने शादी की थी एक ब्राह्मण महिला से जो डॉक्टर थी, जिनका नाम था शारदा। इनसे शादी करने के बाद उनका नाम पड़ गया सविता अंबेडकर। तो 1948 वाली जो शादी है ना, ये ब्राह्मण महिला
है? डॉक्टर सविता अंबेडकर। और जो पेरेंट्स ने शादी कराई थी उस टाइम तो बहुत यंग एज में शादी होती थी, तो ये लगभग 15-1 साल के थे जब इनकी शादी हुई, तो वो हुई थी रामाबाई से। तो इनकी 2 शादियां हैं, रामाबाई और सविता अंबेडकर। सविता अंबेडकर काफी पढ़ी लिखी महिला थी। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा। आपने सुना होगा कि इंडिया में हाईली क्वालिफाइड लोगों में लिस्ट अगर बने तो उसमें अंबेडकर जी का भी नाम लिया जाएगा। ये वो आदमी हैं जिसने उस टाइम पे देखो एमएससी और डीएससी, डीएससी क्या होती है? डॉक्टर ऑफ साइंस। दिमाग, ये देखो इसे बोलते हैं जीनियस माइंड। ऐਵੇਂ ही कोई भी उठ के अपना कह देता है कि हम जीनियस हैं, हर कोई जीनियस नहीं होता, ये होते हैं जीनियस। उस टाइम पे इन्होंने एमएससी और डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, उस टाइम पर इन्होंने डिग्री ली बैरिस्टर की। उस टाइम लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए ये, तो ये होती हैं पढ़ाई, इसे बोलते हैं जीनियस, ब्रिलियंट, कितने तेज दिमाग थे। तो देखो इनकी डिग्रीज मैंने लिखी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जो यहाँ पर ही है, अपने यहीं पर थी, वहां से इन्होंने बीए किया। और बता दूं ये पहले दलित थे, पहले महार जाति के लड़के थे जिनका एडमिशन यहाँ हुआ था इतनी डिग्री लेने के लिए भी, क्योंकि तब मैट्रिक तक पहुंचना नामुमकिन था एक आम आदमी के लिए भी। और उस टाइम ये बिल्कुल लोअर ग्रेड से उठ के मैट्रिक की परीक्षा, और सिर्फ बैठे नहीं, पास की थी अच्छे मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में पढ़ती थी। न्यूयॉर्क अमेरिका की बात हो रही है। सोचो एक दलित वर्ग को बिलोंग करने वाला लड़का अमेरिका जाएगा पढ़ने के लिए, पैसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी जुगाड़, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपनी एक जगह हासिल करेंगे। अब मैं आगे कहानी बताऊंगी, तब पहुंचेंगे वो अमेरिका, न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी करेंगे। बहुत बेहतरीन दिमाग रहा होगा, क्योंकि एक तरफ साइंस पढ़ी है, एक तरफ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, फिलॉसफी पढ़ा है। मतलब ये क्रिएटिव दिमाग होता है ना, वो इतनी जगह पे हाथ पैर मार सकते हैं। तो ये बहुत क्रिएटिव दिमाग के रहे होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि इतनी सारी फील्ड्स में काम करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी प्लस डीएससी, एमएससी तो आज भी भाई पढ़ने लिखने वाले लोग ही एमएससी तक पहुंचते हैं, वरना तो लोग 12वीं के बाद अपना छोटा मोटा कोई कामकाज कर लें वही बहुत होता है। एमएससी भी मेहनत मांगता है। उस टाइम पे एमएससी, ये कितनी पुरानी बातें हैं। डॉक्टर ऑफ साइंस और ग्रेज इन, ये कॉलेज का नाम था, बैरिस्टर की पढ़ाई की, लॉ पढ़ा। तो एक तरफ लॉ पढ़ रहे हैं, एक तरफ साइंस पढ़ रहे हैं, एक तरफ आर्ट्स पढ़ रहे हैं। तो कितना तेज दिमाग रहा होगा कि हर फील्ड में, कहते हैं 32 डिग्री थी इनके पास टोटल। अब ये लिखित में कहीं नहीं है कि वो कौन सी डिग्री थी, लेकिन हाईली क्वालिफाइड थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। सकपाल इनका सरनेम था, लेकिन बाद में जो एक गांव को बिलोंग करते थे ना, उस गांव को इनके पिताजी ने, भीमराव रामजी, उनके गांव का नाम लिखा। फिर उस टीचर ने, जो ब्राह्मण था, उन्होंने गांव का नाम कहा, ये बड़ा मुश्किल है बोलना, तो गांव का नाम हटा के मैं अपना नाम दे देता हूँ। प्रिंसिपल को कहा कि मेरा नाम इस बच्चे के नाम के साथ लिख दीजिए। ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई ब्राह्मण किसी उस टाइम पे जो बहुत लोअर ग्रेड में गिनी जाती हो जाति पाति, उसके लड़के को अपना नाम दे रहा है। ये उस टीचर का भी बड़प्पन था। तो देखिए इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल, माँ का नाम भीमाबाई। यहीं से हैं ये भीम राव रामजी अंबेडकर, उन टीचर के कारण। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र महार जाति के हैं, ये इनका गांव था। लेकिन जन्म कहाँ हुआ है? एमपी के महू में, सेंट्रल प्रोविंस में, क्योंकि पिताजी कैंट में उस टाइम पे सूबेदार थे आर्मी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके पूर्वज, जो इनके दादा परदादा थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कभी छोटे मोटे से मुलाजिम हुआ करते थे, क्योंकि खाने कमाने का जरिया नहीं तो नौकरी छोटी मोटी करनी पड़ती थी। पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, और मैंने बताया महू कैंट में, तो महू कैंट देखो लिखा है। इसके बाद रिटायर हो गए पिताजी 1894। अब देखो इसको रिलेट करो, इनका जन्म हुआ 1891 में और पिताजी रिटायर हो गए 1894 में। कारण ये अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, और पिताजी की रिटायरमेंट महज 3 साल के थे तब रिटायर हो गए। तो जो अच्छी लाइफ थी ना, क्योंकि सूबेदार का रैंक तो ठीक ठाक था, जो अच्छा जीवन जी सकते थे वो 3 ही साल जी पाए। उसके बाद तो पिताजी रिटायर हो गए, तो सिर्फ पेंशन पे घर चला, और पेंशन इतनी बड़ी नहीं होती होगी कि उसमें अच्छा जीवन जी सकें। फिर भी इनके पिताजी देखो कितना समझदार, कितना तेज दिमाग इनके पिताजी भी रहे होंगे। उस पेंशन से भी अपने बेटे के लिए किताबें लाके देते थे। और मैं देख रही थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी इनके ऊपर। उस टाइम पे, उतने पुराने टाइम पे, इनके पिताजी पढ़े लिखे और समझदार आदमी थे, और वो आसपास के गाँव के लोगों को ना, रिटायरमेंट के बाद जब चले गए थे अपने गाँव में, वो देखो मैंने लिखा भी है, परिवार सतारा में चला गया था, तो वहाँ पे जो लोग पिछड़े जाति के थे तो उनको बैठा के बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। और अपनी जाति पाति के भी ऊंचे दर्जे पे जिन लोगों ने कभी
पुराने टाइम में काम किया, उन सब के बारे में बातें बताते थे। तो क्योंकि वैदिक काल में भी तो ये जाति पाति थी ना, उस टाइम की बात है, और बहुत ऊंचे दर्जे की सोच थी उनकी। तो उस पेंशन के पैसे से, जिससे घर चलाना भी मुश्किल था, अंबेडकर जी के पिताजी उनके लिए टैगोर की किताबें लाए थे उस टाइम पर। और उस टाइम पर उन्होंने शेक्सपियर का के जो लेख ये थे ना, ड्रामा वगैरह, ये पढ़ने के लिए दिए थे। तो आप ये देखो, उतने खराब माहौल में जब पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हों और पिताजी बच्चे के लिए गिफ्ट में क्या ला रहे हैं, किताबें। ये होता है दिशा देना, कि उस बच्चे का दिमाग इतना अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ रहे थे पिताजी और एक अच्छा टीचर, कि वो बच्चा आज यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आज वो इतना बड़ा आदमी बन चुके थे वो, कि उनको हम पढ़ और पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो महज 3 साल बाद पिताजी रिटायर हो जाते हैं और फिर ये आके कहाँ बस जाते हैं, सतारा। बहुत छोटे थे तभी माँ का साया सिर से उठ गया, और जब माँ का साया सिर से उठ गया ना, तो परेशान भाई, बच्चा 5-6 साल के थे, ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। तो उस टाइम पे फिर पिताजी ने दूसरी शादी की। इनका मन घर परिवार से एकदम से उठ गया। तो इनको लगा कि भाई पिताजी ने, जैसे माँ के कपड़े वो नई माँ जो पहनती है, तो इनको चुभता था। और खुद इनकी उसमें ऑटोबायोग्राफी में है ये बात कि इन्होंने एक बार प्लान किया कि मैं, जो घर में एक कोई ताई जी या इस तरह के कोई बड़ी लेडी थी, उनके पास कुछ पैसे थे, तो रात में कहते हैं पोटली उनकी उठा के और ये चले गए घर छोड़ के। बच्चा, छोटा सा बच्चा, लेकिन रास्ते में जाके जब इन्होंने वो पोटली खोली तो उसमें सिर्फ आधा आना मिला। उस टाइम जो हमारी मनी थी ना, वो आने और इनमें हुआ करती थी, आधा आना। तो वो छोटा सा बच्चा उस आधे आने को देख के सोचता है कि मैं तो सोचता था कि मेरा घर बहुत अमीर है, क्योंकि पिताजी शुरू में तो सूबेदार थे ना, लेकिन ये आधा आना देख के उसको लगता है कि मैं कितने गलत रास्ते पे था और मुझे तो इस घर में सहारा बनना चाहिए, और मैं कहाँ गलत रास्ता पकड़ गया कि मैं घर छोड़ के भाग रहा था पैसे चुरा के। वापस आ गए, बोले मैं नहीं जाऊँगा, मुंबई जाने का प्लान था। फिर वापस आए और कहा पढ़ाई में मन लगाऊंगा, और वो एक छोटी सी घटना ने इनका जीवन की दिशा पूरी बदल दी, और फिर ये जम के पढ़ने लग गए। जब स्कूल में गए तो इल ट्रीटमेंट मिला। जो ये महार जाति के तो स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इनको सिर्फ इसलिए मिल पाया क्योंकि इनके पिताजी जो थे ना, वो सेना में थे, तो उनको थोड़ा सा एक उस चीज़ का फ़ायदा मिला। स्कूल में नाम लिखवा दिया गया 2 भाइयों का, इनका और इनके बड़े भाई का। 14 में से कहते हैं 3 भाई बचे थे और 2 बहनें, बाकी सब एक्सपायर हो गए थे बचपन में ही। तो इनका और इनके बड़े भाई का नाम लिखवाया गया। जब ये क्लास में पहले दिन गए तो क्लास में जाके जैसे ही घुस के बैठ गए, अब इनको क्या पता, 7-8 साल के रहे होंगे, 5-7 साल के, तो वहाँ सारे बच्चे जो बैठे हुए थे ना, हंसी मजाक कर रहे थे। तुरंत से जैसे ही ये जाके बैठे, सारे उठ के भाग गए और पीछे खड़े हो गए। और फिर बैठे नहीं, वो टीचर आया, पीछे बैठ के खड़े रहे। टीचर ने कहा भाई खड़े क्यों हो, तो सबने इशारा किया कि ये। तो टीचर का भी व्यवहार इतना गंदा था, इतना खराब था कि उन्होंने इनको खड़ा किया और कहा क्लास से बाहर बैठोगे, क्योंकि तुम महार जाति के हो। इनको क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर की तरफ बैठाते थे, और इनके बैठने के लिए स्कूल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, टाट पट्टी भी नहीं थी। अपने घर से एक खराब सी बोरी टाइप का कुछ लाते थे, उस पर बैठते और लपेट के फिर ले जाना पड़ता। और इतना भर नहीं, इससे भी घटिया, जो टीचर ने भी कहीं कोई कमी नहीं वो की। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ये तेज दिमाग थे, पिताजी पढ़े लिखे थे, घर से पढ़ा के भेजते थे। टीचर ने पूछा 7 और 5, पूरी क्लास में किसी को नहीं आता था, बच्चे थे ना उस टाइम छोटे, तो कोई कह रहा है 9, कोई कह रहा है 15, तो इन्होंने 7 और 5 का बिल्कुल एग्जैक्ट हाथ उठा रहे हैं, फिर टीचर ने पूछा नहीं, इनको आता था। फिर दोबारा टीचर ने कोई सवाल पूछा तो पूरी क्लास शांत है, किसी को नहीं आता। वो अपर कास्ट के बच्चे बैठे हुए हैं और पीछे अंबेडकर जी बार बार हाथ उठा रहे हैं। बच्चा ही तो है छोटा, लेकिन टीचर ने नहीं पूछा। अब ये खड़े हुए और इन्होंने कहा गुरुजी जब मुझे आंसर आता है तो आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा तो चुपचाप बैठ जा, जैसे बाहर बैठा होता कि बैठ जा चुपचाप, बैठने को सुनने को मिल रहा है ये गनीमत समझ, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम क्लास की बातें सुन भी सको। तो वहाँ मन में लगा कि यार गलत है। घर गए, पिताजी को कहा कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। तो पिताजी ने कहा यही तो बदलना है, जिस चीज़ से तू परेशान है बेटा, उसी को, व्यवस्था को बदलना है। और मुझे विश्वास है कि तू बदल सकता है, क्योंकि तेरे अंदर वो क्षमता है, तू पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है। इतनी बुरी हालत थी। ये सब इनकी ऑटोबायोग्राफी में है जो मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने एक जगह इंसिडेंट में लिखा है कि जब स्कूल जाते थे ना, जो थोड़ी सी भी नीची जात के बच्चे थे, उन सबको पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनको पानी पीने वाली जगह जाना है तो पियोन, चपड़ासी जो था ना स्कूल का, वो ऊपर से पानी को गिराएगा और ये नीचे उसको हाथ में भर भर के पीते रहेंगे। किसी दिन अगर चपड़ासी छुट्टी पर है तो पूरा दिन बिना पानी के काट देगा बच्चा। 6, 7, 8 साल के बच्चे पूरा दिन भूख, मतलब प्यासे बैठे रहेंगे स्कूल में। क्यों? क्योंकि आज स्कूल का चपड़ासी नहीं आया। इतना ज्यादा भेदभाव, मतलब इनका ट्रीटमेंट जो था इल ट्रीटमेंट था। इनको साथ खिलाते नहीं थे। बच्चे जो आपस में खेल रहे हैं ना उस टाइम पे, तो इनको कोई नहीं पूछता था। बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट। लेकिन मन में ये था कि मैं इस चीज को बदलूंगा। जिस चीज को फील किया ना, उसको बदलने का टारगेट बना लिया।
तो ऐसे ऐसे इनकी लाइफ देखो कैसे कैसे बदली है। कोई भी इंसान जैसा भी है ना बच्चों, आज भी तुम मैं हम सब जैसे हैं, हम सब परिस्थितियों के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। इन परिस्थितियों में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सब लोग मिलके एक शेप देते हैं एक बच्चे के भविष्य को, और जितना सुंदर काबिल समाज होगा उतनी सुंदर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन समाज को बदल सकती है, क्योंकि बच्चा अगर सही डायरेक्शन पकड़ लेगा तो समाज अपने आप परिवर्तित होगा। सिर्फ भाषण देने से कभी कोई नहीं बदलता, ये परिस्थितियां हैं जो इंसान के चरित्र का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल देखो, नो पियन नो वाटर, अगर चपड़ासी नहीं आएगा तो पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हालत देखो जरा, गर्मी के मौसम में चपड़ासी छुट्टी तो कभी भी मार सकता है और पूरा दिन प्यासे बैठे रहेंगे बच्चे। या तो पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लो वरना भाग जाओ। उन कंडीशंस में पढ़ने का जज्बा पैदा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव था इनका अम्बवादावेकर, यही इनके नाम में लगता था, इसी को हटा के अंबेडकर किया था। गुरु देखो ये हैं वो महान टीचर जिनका नाम उनके नाम के साथ जोड़ा इन्होंने अपनी मर्जी से। और ये इतना प्यार करते थे अंबेडकर की प्रतिभा से, इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि अपने घर पे बुला के उसको खाना खिलाते थे। प्रॉपर ब्राह्मण थे लेकिन एक अछूत उस टाइम के बच्चे को अपने घर बुला के और खाना खिलाना, जबकि टीचर्स तो इनसे बिल्कुल दूर रहा करते थे, इतना बुरा हाल था। तब ये टीचर कितने सम्मान के योग्य थे, ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। अपना नाम लगा दिया बच्चे के नाम में कि इसको आगे दिक्कत ना हो कहीं भी। नेक्स्ट देखो, 1897 बंबई चले गए पढ़ने के लिए, एल्फिंस्टन हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। मैंने बताया ना बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने एग्जाम पास किया, तो यही वो स्कूल है। और ये पहला एक ऐसा स्टूडेंट था अपनी कास्ट को बिलोंग करने वाला जो यहाँ तक पहुँचा। फर्स्ट है ये जिन्होंने इस हाई स्कूल में, बहुत रेप्यूटेड स्कूल था, जिनको यहाँ एडमिशन मिला। इससे पहले इनकी जाति पाति में कोई यहाँ तक सोच भी नहीं सकता था, और ये पढ़ने का और पास होके निकले वहाँ से। दादा केलुस्कर, बहुत अच्छा है ये, बहुत बढ़िया कैरेक्टर थे। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, दादा केलुस्कर के बारे में ना अलग अलग कहानियाँ हैं। अब ऑथेंटिक कौन सी है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता देती हूँ जो मुझे सही लगी पढ़ के। कहते हैं एक दिन ये बैठे हुए थे अम्बेडकर जी, और ये जो कॉलेज का स्कूल का जो पार्क टाइप था ना, वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे किताबें। तो 3-4 दिन से लगातार दादा केलुस्कर इनको नोटिस कर रहे थे कि भाई ये लड़का रोज़ पढ़ता हुआ मिलता है। तो एक दिन इन्होंने इसको बुलाया अपने पास और कहा कि क्या नाम है, तो नाम बताया। वो समझ गए कि भाई ये एससी होंगे, जैसे बातचीत से उनको लगा कि भाई ये कोई इस तरह का लड़का है जो बहुत लायक है, लेकिन वो बैठ नहीं रहे थे। एक्चुअली इन्होंने कहा बैठ जाओ, तो इन्होंने मना किया, क्योंकि दादा केलुस्कर जो है वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, लेखक थे, उनको सब जानते थे। तो फिर इन्होंने कहा कि बेटा मैं सबको बराबर मानता हूँ, तुम बैठो मेरे पास। बैठाया, फिर कहा कि पूछा भाई कैसे कैसे तुम यहाँ पहुँचे, पूरा सब कुछ जान के। फिर इन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो, यहाँ तो लोग आते हैं जाते हैं, तुम डिस्टर्ब होते होगे, लाइब्रेरी में चले जाओ, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, कॉलेज की में। तो कहा कि वहाँ कोई घुसने ही नहीं देता, इतने लायक लड़के को जो अपनी जाति का पहला लड़का है उसको घुसने नहीं देते। और तो और हद देखो, ये कहा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था लेकिन एडमिशन नहीं दिया, बोले संस्कृत तुम्हारे लिए नहीं है, वो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेंगे। और इसीलिए इनको पर्शियन भाषा पढ़नी पड़ी। तो ना चाहते हुए, कोई इंटरेस्ट नहीं था पर्शियन में, लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, पर्शियन का ज्ञान भी इनके बहुत काम आया। 9 भाषाएं इनकी पकड़ थी मजबूत, 9 भाषाओं पर। तो संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, लाइब्रेरी में एंट्री नहीं दी। ये हाल तब है जब ये लड़का ब्रिलियंट है, जीनियस है, तब इतनी बुरी हालत थी। ये दादा केलुस्कर ही हैं जिन्होंने उस पार्क में बैठकर इनको बुद्ध की जीवनी पकड़ाई कि तुम बहुत लायक हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम जीवन में कामयाब बनोगे, ये किताब पढ़ना। बोले ये मेरी खुद की, उन्होंने खुद लिखी थी महात्मा बुद्ध के ऊपर, अपनी खुद की रचित किताब इनके हाथ में। तो बहुत खुश हुए अम्बेडकर। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है दादा केलुस्कर का, बुद्ध की जीवनी। और बुद्ध से ही एक बात और रिलेट कर लो, महात्मा बुद्ध को इन्होंने पढ़ा, लाइफ लॉन्ग अपने कम्युनिटी विशेष के लिए काम किया, फिर भारत के लिए भी काम किया। अपनी लाइफ के लास्ट फेज में 1956 में जब ये एक्सपायर हुए हैं, उसी साल में इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। हिंदू धर्म में थे ना, इन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और इनके साथ साथ 5 लाख ऐसे ही दलित लोगों ने भी धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके चक्कर में ये श्रीलंका भी गए थे, नेपाल भी यात्राओं पर गए थे। तो अगर पूछें कि उनकी जो डेथ हुई है उसमें जो क्रियाकर्म जो हिंदू धर्म में करते हैं वैसे नहीं किया गया, बल्कि जैसे बौद्ध धर्म में क्रियाकर्म किया जाता है उस विधि का पालन किया गया, क्योंकि लास्ट स्टेज में जाके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था 56 में, जब इनकी डेथ हुई है दिल्ली में। ठीक है, तो 1906 में इनकी शादी हुई थी, 1913 में इनके पिता का देहांत हो गया। ये 1913 वही साल है जब हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज लेकर आए थे। देश में बहुत बड़ा नाम जिनका है, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर।
1913 में ही ये यूएस गए। अच्छा, जब गरीब थे तो यूएस कैसे चले गए? यूएस जाने का कारण क्या था? इन्होंने, दादा केलुस्कर मैंने बताया ना समाज सेवी भी है, तो इन्होंने देखा लड़के में लायकियत है पर पैसा नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो दादा केलुस्कर इनको लेके गए। और क्योंकि वो समाज सेवी हैं तो उनको सब जानते हैं, और वो लेके जाते हैं बड़ौदा के गायकवाड़ के पास। उस टाइम में जैसे हमारे देश में देसी रियासतें थी, आप सब जानते हैं, ये मैंने पीछे क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। तो देसी रियासतों में राजा हुआ करते थे, तो गायकवाड़ जो थे ना, बड़ौदा के जो राजा थे उस टाइम के, उन्होंने अपनी तरफ से एक स्कॉलरशिप का प्लान चला रखा था, जिसमें वो अपने यहाँ से अमेरिका में भेजते थे बच्चों को और उनका खर्चा खुद उठाते थे। 4 साल तक खर्चा उठाते थे। उसके बाद वो बच्चा जो है इनके लिए काम करता था। भाई बच्चा क्या बड़ा हो जाता होगा यूनिवर्सिटी पढ़ के आया तो देखो 1913 में यूएस गए। पैसा कहाँ से आया? बड़ौदा के गायकवाड़, गायकवाड़ एक खानदान था, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये सब खानदान हैं। तो इसमें सयाजी राव थर्ड थे जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी। और ये किसकी कारण दी थी? दादा केलुस्कर ने हेल्प की थी, जिन्होंने पार्क में देखा था। तो ये चीज़ें होती हैं कि नोटिस में आ गया कि भाई लड़का लायक है, तो देखो कहाँ तक पहुँचा दिया। स्कॉलरशिप मिली 25 रुपये 1 महीने की। देखो उस टाइम 25 रुपये इतनी बड़ी बात थी कि इससे अमेरिका का खर्चा निकल सकता था 1 महीने का। तो उन्होंने कहा हम हर महीने तुम्हें 25 रुपये भेजवा देंगे। तो 25 रुपये में काम चलाना उस टाइम पे पॉसिबल था। लेकिन जब ये अमेरिका गए ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की घटनाएं हैं, उस टाइम फिर मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और 25 रुपये में काम चलाने में इनको दिक्कत आने लग गई थी। खैर 4 साल जैसे तैसे करके पढ़ाई इन्होंने कर ली। नवल नाम का एक पारसी था, इससे मुलाकात हुई, ये इनका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहा। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी नवल ने जो बोली थी, ये भी बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, ये हिंदू नहीं थे, पारसी थे। इन्होंने कहा था हर किसी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं होता, ध्यान से सुनना, हर किसी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति बड़े बनने वाले आदमी के जीवन में या उसके भविष्य में सीढ़ी के रूप में योगदान दे सकते हैं। हर कोई इंडिया में भगत सिंह नहीं बन सकता था, हर आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता था, लेकिन उनके लिए उनसे जुड़कर काम करने वालों का भी योगदान कम नहीं है। आईएनए सुभाष चंद्र बोस की ताकत थी। आईएनए के वो 60,000 आदमी जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते, वो ताकत थी सुभाष चंद्र बोस की। भगत सिंह की जो उन्होंने पार्टी बनाई थी HSRA, उसके जो वो लड़के थे ना कॉमरेड, वो ताकत थी भगत सिंह की। तो उन्होंने यही तो कहा, नवल ने क्या कहा कि हर आदमी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं हुआ, लेकिन हर आदमी बड़े बनने वाले आदमी के जीवन में या उसके भविष्य में योगदान दे के अपना कर्म बड़ा कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात थी और नवल ने भी वही काम किया, इसलिए आज इनको भी पढ़ाया जा रहा है। तो नवल नामक पारसी से मुलाकात हुई, लाइफ लॉन्ग इनके फ्रेंड रहे। 2 बड़े नाम बताया मैंने, दादा केलुस्कर और नवल। नवल पारसी हैं, दादा एक बहुत बड़े राइटर हैं। दादा ने ही इनकी मुलाकात करवाई है स्कॉलरशिप देने वाले राजा के साथ। नेक्स्ट है 1917। अब देखो 13 में गए थे, 4 साल के पैसे मिले थे। 13, 14, 15, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 में वो पैसे स्कॉलरशिप खत्म होगी। तो 1917 जून में वापस आना पड़ा, क्योंकि 13 के मिड में गए थे। तो 14, 15, 16, 17 मिड हो गया, वापस आ गए। वापस आना पड़ा, आना नहीं चाह रहे थे। इनकी इच्छा थी कि मैं लंदन से भी पढ़ाई करूं। अमेरिका से तो डिग्री हो गई, मुझे लंदन से भी पढ़ना है। तब उस टाइम पे ना लंदन का क्रेज था, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी। तो वापस आना पड़ा, स्कॉलरशिप समाप्त हो गई, गायकवाड़ की स्कॉलरशिप खत्म हो गई। अच्छा, ये जो दौर है ना, इसको जरा रिलेट करो दिमाग में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था 14 से 18 के बीच का। तो उस टाइम पे ना समुद्री जहाज़ों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी और जर्मनी की एक पनडुब्बी ने शिप डुबो दिया। ये अफवाह फैली यहाँ कि वो शिप डूब गया जिसमें अंबेडकर वापस आ रहे थे अमेरिका से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंबेडकर की बुकिंग में उस शिप में कुछ गड़बड़ हो गई थी और इन्होंने अपनी किताबें उस शिप से पहुंचवा दी थी। यानी जो शिप डूबा ना, उसमें अंबेडकर नहीं थे, उसमें उनकी किताबें थी। लेकिन ये दुख की बात है कि किताबें डूब गई सारी। बहुत मेहनत से इन्होंने थीसिस तैयार किए थे, वो डूब गए सारे। बहुत अच्छी अच्छी किताबें, इनका सारा जो लिखा पढ़ा था वो खत्म हो गया। फिर भी दिमाग खत्म थोड़ी होता है, वो आगे जाके फिर काम आ गया। तो 1917 के बाद ये वापस आए, स्कॉलरशिप समाप्त हुई, शिप डूब गई जिसमें इनकी किताबें आ रही थी, ये सेफ हैंड रह गए। जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ थी, अमेरिका की वो डुबोएंगे, उनकी अमेरिका। 1918 प्रोफेसर बन गए, वापस आ गए। अच्छा, जब वापस आए ना तो गायकवाड़ के पैसे पे गए थे ना, तो इन्होंने गायकवाड़ को पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आके आपके यहाँ काम करूँगा। तो काम करने लग गए, काम करने लग गए। तो भाई इतना पढ़ा लिखा लड़का है, बेशक किसी भी कास्ट का हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई तेज दिमाग तो अपनी जगह पा ही लेगा ना। इनको वहाँ सेना का सचिव बना दिया। सेना का सचिव समझते हो? डिफेंस सेक्रेटरी। आज के टाइम में डिफेंस सेक्रेटरी बनने के लिए IAS का रैंक होना चाहिए, और IAS में जो बहुत नामी गिरामी टाइप के होते हैं, जो नजरों
में आते हैं उनको बनाया जाता है सेक्रेटरी, सचिव के पद पर। ये पढ़ाई लिखाई करके इतने बड़ा नाम कमा के आए हैं, क्योंकि अमेरिका कोई छोटी चीज़ नहीं है कि जाके पढ़ाया कोई भी, बहुत तेज दिमाग चाहिए था। तो जैसे ही वापस आए इनको गायकवाड़ की सेना में सचिव का पद मिल गया, सेना सचिव, सैन्य सचिव, तो ये लगा लो डिफेंस सेक्रेटरी बन गए। पद बहुत बड़ा था, लेकिन जो इल ट्रीटमेंट इन्होंने देखा ना, तो इनको खुद महसूस हुआ कि क्या फ़ायदा मेरी इन डिग्रियों का, क्या फ़ायदा इन किताबों का, क्योंकि लोग तो आज भी वैसा ही मुझे मानते हैं जैसा 20 साल पहले मानते थे। क्योंकि जब ये गए वहाँ पर तो लोगों ने, जनता का जो रवैया था ना वो इतना ख़राब था। ये और इनके बड़े भाई गए थे भाई अपनी नौकरी पकड़ने, नौकरी तो थी कंफर्म कि ये नौकरी है, चले गए वहाँ। इनको कहीं पे ना रहने के लिए घर नहीं मिला, किराए का घर नहीं मिला, क्योंकि सब जात पात पूछते, बताते भाई मैं प्रमुख हूँ, जात पात पूछते कहते यहाँ जगह नहीं है, किराए के लिए घर नहीं मिला। इतनी बुरी हालत, कितनी कितनी रातें इन्होंने खुले में ऐसे ही कहीं कहीं लेट के गुजारी, तो कैसी हालत थी सोचो ज़रा। अच्छा, उससे आगे 2 कदम आगे और दफ्तर में जाते, दफ्तर में गए तो सेक्रेटरी की क्या पोजीशन होनी चाहिए, जो सैन्य सचिव है, ये जाके बैठे, फाइलों का काम, तो फाइल मंगवानी थी। जो पीएन था ना वो, या जो इनके नीचे काम करने वाले, कई बहुत सारे लोग, वो सारे ऊंची जात के थे, बहुत सारे लोग ब्राह्मण थे। तो जो वो पीएन लाया तो इन्होंने कहा भाई ये वाली फाइल लाओ। जो वो लाया तो वो इतने गुस्से में था कि एक नीची जात का आदमी मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि मैं फाइल लाके इसको दूंगा, और ये मेरा अफसर लगा हुआ है, और लाके फाइल का गट्ठा लगभग उनके मुंह पे फेंक के चला गया। पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता, इनका टेबल कोई साफ नहीं करता था। मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जत अपने आप में फील हुआ कि कहने को मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं इतनी बड़े रैंक पर हूँ, पर लोगों के नज़रिए को मैं बदल नहीं पाया, और ये चीज़ें इनको दिन रात फील होने लगी। इसीलिए गायकवाड़ के यहाँ नौकरी लंबी नहीं चली, इन्होंने छोड़ दी वो नौकरी। चलिए आगे देखते हैं 1918। अच्छा, उसके बाद ना उन्होंने लेटर भी लिखा था दीवान को, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी गायकवाड़ का भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये वहाँ ज़्यादा दिन टिके। प्रोफेसर बन गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी की पढ़ाई इन्होंने कर भी रखी है, तो प्रोफेसर बन गए मुंबई में। लेकिन प्रोफेसर जब बन के क्लास में गए ना, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम में सवर्ण ज़्यादा पढ़ते थे, ब्राह्मण्स वगैरह, तो उन लड़कों ने सीधे एंटी कहे, प्रिंसिपल के पास पहुंच गए कि हम किसी नीची जाति के आदमी से नहीं पढ़ेंगे, सब एंटी हो गए। तो प्रिंसिपल ने कहा भाई 2-4 दिन क्लासेस लगा के देख लो, हाईली क्वालिफाइड हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। तो जिस तरह कह सुन के स्टूडेंट्स को मना लिया, 2-3 दिन की क्लासेस के बाद सारे स्टूडेंट्स इनके फैन थे, और सबको लगा कि ये सच में स्किलफुल आदमी है, और बेशक किसी भी जाति के हों, लेकिन ये गुरु बनने के लायक हैं। ये होती है लायकियत। कहीं भी आपका जन्म हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपकी इज्जत अपने आप होने लग जाएगी। ये एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स फेवर में आ गए, लेकिन पढ़े लिखे सो कॉल्ड प्रोफेसर्स एंटी थे, क्योंकि उनको इंप्रेस करना आसान नहीं था। वो पुराने टाइम की बुद्धि उनके अंदर थी, पूर्वाग्रह वाली, बायसनेस वाली, कि ये है तो ऐसी ही या नीची जात का ही, चाहे प्रोफेसर बन गया। और कहते हैं जब स्टाफ रूम में सब बैठे होते और ये पानी पी लेते थे ना उसी जग से, जैसे उस टाइम जग और ग्लासेस से, तो सब प्रोफेसर्स का रवैया बहुत नेगेटिव हुआ करता था। सोचो जब पढ़े लिखे प्रोफेसर्स का रवैया ऐसा था, तो एक अनपढ़ आदमी का रवैया कैसा रहा होगा इनके प्रति, कि जिस जग से ये पानी पी लेंगे प्रोफेसर्स उसको भी हेय दृष्टि से देखेंगे। स्टूडेंट्स को तो अपने फेवर में कर लिया, पर प्रोफेसर्स का क्या करें। नेक्स्ट देखो 1920 में कोल्हापुर, अच्छा वो तो खत्म हो गई थी ना सारी स्कॉलरशिप। कोल्हापुर के एक हेड थे, रियासत थी छोटी सी कोल्हापुर, वहाँ के हेड थे शाहू उनका नाम था। इन्होंने हेल्प की इनकी, और क्यों, क्योंकि ये ना इंटरेस्टेड थे कि कैसे जो ये उस टाइम में अछूत जिनको कहा जाता था, दलित, कैसे इनको ऊपर उभारे। अच्छे आदमी थे, ऊंचे कुल के थे, रियासत के मालिक थे, लेकिन इंटरेस्ट था सोशल एक्टिविटीज़ में, एक तरह से समाज सेवी। तो इन्होंने कहा मैं पैसा लगाऊंगा और तुम कुछ लिखो, कुछ अच्छा काम करो। तो उन्होंने, अंबेडकर जी ने साप्ताहिक पत्र निकाला कि कम से कम पढ़े लिखे लोग तो जाने कि मेरी विचारधारा क्या है। नाम देखना क्या दिया, मूक नायक। मूक कौन होता है, जो बोलता ना हो। भाई जो मूक, वाचाल, अपोजिट वर्ड्स है ना, जो बोलता ना हो। तो मूक नायक अपने उस पत्र का नाम रखा, जो हफ्ते में एक दिन निकलता था, और चंद लोग ही सही पढ़ के कम से कम अंबेडकर की विचारधारा से वाकिफ तो हो जाएं, इसके लिए ये कोशिश थी। पैसा लगाने की का जो कामकाज था वो किसने किया, कोल्हापुर के। और इनका भी बड़प्पन है, इन्होंने कहा कि मैं अपने यहाँ एक भोज दूंगा, भाई बड़ा आदमी है, रियासत का हेड है, अपने यहाँ भोज दूंगा, और उसमें सारे तुम्हारी कम्युनिटी के लोग जो है इन्वाइटेड हैं। और खुद बीच में बैठ के पूरा एक ऐसा सर्कल पूरा बनवाया, और उसमें खुद बीच में बैठे, अंबेडकर जी बैठे और सारे दलित लोग, और फिर सबने बैठ के साथ एक तरह से भोजन किया। तो अपने आप में कहीं अच्छे लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि सारा ही समाज घटिया था। कुछ लोग, चंद लोग थे जो उस टाइम पे भी इनका साथ दे रहे थे। मैंने दिखाया आपको कैसे वो दादा थे, कैसे इनके फ्रेंड थे नवल, कैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छा काम कर रहे थे।
नेक्स्ट देखिए, पहला संगठित। अच्छा, अब इतना तो समझ जाओ कि अब ये पढ़े लिखे हैं, खूब हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन इनके साथ लोगों का व्यवहार, रवैया अभी भी गलत है, तो कहीं ना कहीं इनको काम तो करना पड़ेगा ना। 1920 में इन्होंने कोशिश करनी स्टार्ट कर दी, संगठित प्रयास की। संगठित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज तरीके से, अब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूंगा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के साथ बहुत गलत व्यवहार है, जब मेरे ही साथ ऐसा है तो औरों का क्या हाल होगा। तो संगठित प्रयास दलितों के लिए एक इन्होंने सभा बनाई और सारे मेंबर्स को इसमें अपना इंक्लूड कर लिया, जो भी उनके इस एरिया को बिलोंग करते थे, इनकी कम्युनिटी के थे। नाम देखना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यानी जिनका सोसाइटी ने बहिष्कार किया है उनके हितों का ध्यान रखने वाली सभा बना दी B.R. अम्बेडकर ने। अब ये डॉक्टर है क्योंकि डिग्री होल्डर है अब ये। इस सोसाइटी ने क्या किया, इस सभा ने, इन्होंने कहा शिक्षा दो, किसी भी इंसान को, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को अगर आगे पहुंचाना है तो सिर्फ एक चीज है, तब भी वही थी और आज भी वही है, वो है शिक्षा। आज भी किसी भी बच्चे का जन्म, आप बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कल भी देखेंगे, परसों भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेहद गरीबी में जन्मे हैं, जिनके घरों में संसाधन नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई कहीं भी पैदा हुआ, इसमें उसका कोई योगदान, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो उस कंडीशन का बेस्ट यूज कैसे करे, और वहां संसाधन नहीं होने पर भी जितने उपलब्ध हैं सीमित संसाधन, उनमें अपना बेस्ट कैसे निकाले। ये है इंसान की अपनी मेहनत, और इसमें कोई दूसरा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की मेहनत हर एक को पर्सनल करनी पड़ती है, और ये कब समझ में आती है, जब इंसान शिक्षा लेता है। कि शिक्षा, वो है ना कहावत कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। कोई सामान लेके भाग जाएगा, कोई घर में चोरी कर लेगा, सोना चुरा लेगा, लेकिन ज्ञान तो सिर्फ हर इंसान की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कभी कोई किसी की चुरा ही नहीं सकता। कोई किसी का स्टाइल कॉपी कर लेगा, कोई किसी का कंटेंट चुरा लेगा, लेकिन उसका पर्सनल जो एक प्रॉपर्टी है, जिसको लगातार अगर वो बढ़ाता रहेगा तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने कहा शिक्षा दो, अपनी कम्युनिटी को हम पढ़ाएंगे, इनका सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट करेंगे। इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जब इंसान पैसा कमाएगा। सोसाइटी कब बदलेगी, जब वो पढ़ी लिखी होगी। तो इन पे काम करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये पहला ऑर्गेनाइज संगठित प्रयास है B.R. अम्बेडकर जी का। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा, किताबें बहुत लिखी, पढ़े लिखे इतने थे, ढेर किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी लिखी है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, कई किताबें हैं इनकी फेमस। ऑटोबायोग्राफी है जिसमें अपने बारे में लिखा, कैसे मेरा बचपन था, जो जो कहानियां मैं सुना रही हूँ तुम्हें, ये सब उस ऑटोबायोग्राफी की ही देन है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। जैसे गांधी जी ने लिखी है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि गुजराती में ओरिजिनल लिखी गई थी, फिर ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में। ऐसे ही इनकी किताब का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, वीजा जो कि मुझे विदेश लेके जाएगा। उसमें फिर पूरे अपने बचपन के किस्से बताए, जो सारे मैंने बताए हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है वो उसी की देन है। गायकवाड़ कैसे ये पहुंचे, उनसे कैसे इनको स्कॉलरशिप मिली, फिर वहाँ के लोगों का बर्ताव कितना खराब था, सब कुछ बताया है। इसके बाद 1946 में एक बुक लिखी, हु वर द शूद्रास। जैसे ये ना बहुत पढ़े लिखे थे, इन्होंने सब कुछ पढ़ा, और फिर फाइनली इन्होंने कहा कि जो ये इंडियन समाज ने हमारी कम्युनिटी को शूद्र नाम दे दिया, ये एक्चुअल में शूद्र कौन है। और इन्होंने कहा, मैं जर्मन जो इतिहासकार है मैक्स मूलर, जिनकी थ्योरी है कि मध्य एशिया से होते हुए आर्य इंडिया में आए थे, मैं इसके ऊपर बिल्कुल इनके साथ जो है वो इस बात को नहीं मानता। और इन्होंने ये दलील दी, इन्होंने ये कहा कि मैंने जितनी चीज़ों को पढ़ा है, मैं इस बात में 100% श्योर हूँ कि शूद्र कोई ऐसी जाति पाति नहीं थी, बल्कि शूद्र एक तरह से क्षत्रिय थे। बाद में जाके इनको शूद्रों को अलग से हटा दिया गया, एक तरह से बाइकआउट कर दिया, अदरवाइज शूद्र जो हैं वो क्षत्रियों से ही कहीं ना कहीं अलग हुए थे। ठीक है, ये इनकी किताब में लिखा है। संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। संविधान में क्या योगदान है, ये संविधान जो आज इंडिया जिससे चल रहा है, इसके निर्माता कहलाते हैं। पूरा इंडिया कहता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लेकिन KV राव जी कहते हैं सिर्फ पिता नहीं, जनक नहीं, ये माँ का दर्जा भी इन्हीं को दिया जाता है। एक आदमी की थ्योरी है कि ये माँ भी हैं और पिता भी हैं। तो संविधान के जनक और जननी ये किसने उपनाम दिया, KV राव जी ने। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, अब लगे हाथ बता ही दूं। हमारे देश में संविधान सभा बनी, मैंने कैबिनेट मिशन बताया था, कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 इंपॉर्टेंट आदमी थे। उसने हमें कहा था कि इंडिया के लिए संविधान सभा का गठन कर लो। उस टाइम में आबादी के अनुसार 389 लोग चुने गए थे।
जिनमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। तो उस टाइम पर जब ये चुनाव चल रहे थे ना, तो बड़े बड़े लीडर्स जो थे ये चुने जाने थे। अंबेडकर जी ने चुनाव में चुने जाने के लिए बम्बई से अपना नाम दिया। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है, मैं खुल के उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आपको हिंट दे देती हूँ। जब इन्होंने अपना नाम दिया ना कि भाई मुझे बम्बई की सीट से लड़ना है, संविधान सभा का मेंबर बनना है, तो ये मान लो कि सारे बड़े लीडर एंटी थे और उन्होंने पूरा दम लगा दिया कि कुछ भी हो जाए बी आर अम्बेडकर जीतने नहीं चाहिए। हर एक आदमी ने कोशिश की, अपना पूरा जुगाड़ लगा दिया कि किसी भी कंडीशन में अम्बेडकर बम्बई की सीट से ना जीत पाए। मतलब एक तरफ अकेले ये और एक तरफ सारे बड़े लीडर्स थे कि ये हारने चाहिए, और वही हुआ, ये हार गए। लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं थे, इनके लिए तो बचपन से जूझ रहे थे ऐसी दिक्कतों से, कोई बात नहीं, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। ये फेज में हुए थे ना चुनाव, एक दिन में थोड़ी हुए। अगला जो इलेक्शन के लिए अपना नाम दिया वो बंगाल की सीट से दिया। बंगाल आज वाला नहीं, बांग्लादेश आज वाला। वहां पे मुस्लिम लीग का बाहुल्य था, मैंने आपको बताया था। सिंध में, पंजाब में, बंगाल में मुस्लिम लीग का वर्चस्व था। यानी मुस्लिम लीग के एरिया में जब ये सीट पे खड़े हुए तो ये जीत गए। कितनी अजीब बात है ना। तो बंबई की सीट से खड़े हुए तो इंडियंस, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स एंटी थे। और ये सच में लिखा है किताबों में कि सबने पुरजोर कोशिश की कि कुछ हो जाए, अंबेडकर राजनीति में नहीं आने चाहिए, इस स्टेज पर संविधान सभा के मेंबर ना बने। लेकिन जिसको बनना था वो बन के रहा। तो बॉम्बे की सीट से लड़े पर हार गए, या कह दो कोशिश से हरा दिए गए। बंगाल की सीट से लड़े, जीत गए। और जीत में कारण क्या था? मुस्लिम लीग का साथ मिला था। उस इलाके में कांग्रेस बाहुल्य नहीं था, मुस्लिम लीग का साथ था। नेक्स्ट पे आते हैं, बी एन राव। नाम सुना होगा सभी लोगों ने, बेनेगल नरसिंह राव, बहुत बड़ा नाम है। ये वो महान आदमी हैं जिसने संविधान सभा के लिए बहुत काम किया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। इनफैक्ट ड्राफ्टिंग में मेन योगदान इसी आदमी का था। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन कभी भी अपनी सेवाओं के लिए इंडिया से पैसा नहीं लिया। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पहुँचने वाले इंडियन हैं बी एन राव। इन्होंने आसपास की कई कंट्रीज़ के संविधान में भी हेल्पिंग हैंड के रूप में काम किया। तो बी एन राव ने कहा राजेंद्र प्रसाद को, अच्छा क्या हुआ जब ये जीत गए थे ना बंगाल से, बंगाल मतलब बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश देश का, ये 46 की घटनाएं बता रही हूँ। 47 में देश में आज़ादी आई तो पाकिस्तान ने 2 हिस्से ले लिए, एक आज का पाकिस्तान और एक आज का बांग्लादेश, जो उसने बना लिया था पूर्वी पाकिस्तान। तो जिस सीट से अंबेडकर जीत के आए थे वो इंडिया से कट गई। अब अंबेडकर जी की सीट तो कट गई, लेकिन अंबेडकर जी तो इंडिया में ही रहेंगे। तो अंबेडकर जी पहले बंबई से लड़े, हारे, फिर ये लड़े बंगाल की सीट से, जीते, लेकिन वो एरिया कट गया जिससे ये जीते थे। तो फिर संविधान सभा में उथल पुथल मची कि अब क्या होगा क्या होगा, क्योंकि अब तक सबकी समझ में आ गया था कि अंबेडकर के बिना संविधान बन नहीं सकता। अंबेडकर जान है कम्युनिटीज़ की, और अंबेडकर देश के समाज के विकास के लिए काम करने वाले लोगों में से हैं, तो इनको मेंबर तो बनाना पड़ेगा। अब ये दबाव आया कि भाई मेंबर बनाओ कहीं ना कहीं से, चाहे कुछ हो, अंबेडकर के बिना संविधान लिखा नहीं जा सकता। तो बी एन राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के मुखिया थे, अध्यक्ष थे, बी एन राव जो थे ना, इन्होंने, ये है नहीं, मेंबर नहीं है ये, लेकिन ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये हेड के ऊपर दबाव बनाते हैं। वो हेड बीजी खेर को कहते हैं, जो बंबई मैंने आपको बताया था, आज का गुजरात का इलाका और आज के महाराष्ट्र का इलाका, उस टाइम पूरा बंबई था। तो उस टाइम बहुत बड़े इलाके को हम बंबई के नाम से जानते थे। तो राजेंद्र प्रसाद बंबई के हेड के ऊपर दबाव डालते हैं। और याद करो, पहली बार इलेक्शन हारे भी बंबई की सीट से ही थे। तो वो बीजी खेर है, बाल गंगाधर खेर, इनके ऊपर दबाव बनाते हैं, जो उस टाइम बंबई के पीएम थे। तब ना सीएम नहीं होते थे, तब बंबई में जो हेड था उसको पीएम ही कहा जाता था। तो बीजी खेर के ऊपर दबाव आया कि भाई कुछ भी करो, बंबई की सीट पे किसी को हटाओ, हमें नहीं पता, लेकिन अंबेडकर का नाम आना चाहिए। तो MR जयकर जी ने इस्तीफा दिया। ये जयकर 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था ना, यरवदा जेल में, गांधी, अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, तो उनके साथ थे जयकर। 4 लोग लिए जाते हैं इसमें, गांधी, अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय और MR जयकर, ये वही जयकर हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया, बंबई के पूरे प्रांत की एक सीट पर ये बैठे थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, नाम है मुकुंद राव जयकर। और इनके इस्तीफे के बाद अंबेडकर सदस्य बन गए दोबारा। तो अंबेडकर जी की यात्रा देखो, बंबई से खड़े हुए, हारे, फिर बंगाल की सीट से जीते, लेकिन बंगाल कट के पाकिस्तान के पास चला गया। वापस अब प्रेशराइज किया बी एन राव जी ने, किसको किया? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने किसको कहा?
बीजी खेर को, खेर ने किसको कहा, जयकर को, और जयकर जी ने इस्तीफा दिया, तब उस सीट पर आए हैं अंबेडकर जी। तो इस तरह से देखो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये लायक आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, सोचो आम आदमी के साथ क्या होता होगा उस टाइम। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। तो अब देखो 15 अगस्त को ही तो वो देश अलग हो गया था, 14 अगस्त की रात जो बनाता है अपना पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस। तो ये कितनी जल्दी हुआ ये काम कि 29 अगस्त को ये कमेटी बनी है, और उसके 7 सदस्यों में अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर। इनकी किताबें फेमस हैं, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, पर यहाँ मैंने नाम लिखा है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, यानी हिंदू जो धर्म है इसमें इतनी ज्यादा दिखावट और आडंबर है कहीं कहीं पर, जिसके ऊपर लिखा है रिडल्स। रिडल्स होते हैं पहेलियां, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के ऊपर इन्होंने लिखा। और एक थॉट्स ऑन द पाकिस्तान, यानी पाक जो बनने जा रहा था इसके बारे में अंबेडकर जी के विचार क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से फैक्ट्स जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं या कम से कम हमें पता होने चाहिए। तीनों आरटीसी में जाने वाले इंडियन हैं ये। एक तेज बहादुर सप्रू हैं, लेकिन अगर मैंने बताया था आपको कि दोनों का नाम हो तो पहली प्रायोरिटी में रखना B.R. अम्बेडकर जी। आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। आरटीसी लंदन में होती थी, होनी एक थी, लेकिन बात जब नहीं बन पाई तो 3 करनी पड़ी। हर साल एक आरटीसी रखी गई, 1930 में, 31 में, 32 में। और B.R. अम्बेडकर हर साल लंदन गए, और क्योंकि लंदन से ही तो पढ़ के भी आए थे ना, इनकी डिग्री लंदन से ही थी, तो बहुत अच्छी तरह इनकी वहाँ एक तरह से मान लो कि इनकी भी पैठ थी। और दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला बड़ा चेहरा थे, इकलौता चेहरा। कम्युनल अवार्ड से सहमत थे ये। कम्युनल अवार्ड आपको याद होगा, एससीज को भी अलग से आरक्षण दे दो, हिंदुओं से अलग। तो गांधी जी ने एंटी यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया था ना, फिर मदन मोहन मालवीय जी ने मीटिंग कराई थी यरवदा जेल में, गांधी जी की और अंबेडकर जी की, जिसमें कि ये बात हुई थी कि तुम्हें आरक्षण मिलेगा आज़ादी के बाद, और इंडियंस अभी आरक्षण देंगे, सामान्य सीटों में से ही तुम्हें केंद्रीय व्यवस्थापिका में सीटें मिल जाएंगी। सेकेंड आरटीसी के दौरान लंदन में गांधी जी से असहमत हुए और प्रॉपर इनकी आपस में बहस हुई। जब वो आरटीसी चल रही थी ना, तो एक तरफ गांधी जी, एक तरफ अंबेडकर, सारे लोग बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड भी, हमारे बहुत सारे लोग। तो वहां गांधी जी जब बातें कर रहे थे तो अंबेडकर जी ने बीच में अपने हक की बात रखी थी, और ये बहुत बड़ी बात मानी गई थी कि गांधी जो इंडिया के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव मानते थे बहुत सारे लोग, उनकी बात को काटना और दलील के साथ काटना, तर्क दे के बात करना, ये B.R. अम्बेडकर जी ने किया था सेकेंड आरटीसी में। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ 25 सितंबर 32 को, जिसमें कि डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के हस्ताक्षर हैं। गांधी जी की सारी बातें हैं, लेकिन हस्ताक्षर गांधी जी के नहीं है। एग्जाम में हस्ताक्षर आए तो इन दोनों का नाम करना, किस किस के बीच हुआ तो गांधी जी और अंबेडकर जी का नाम लिखना। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक दो बातें और कर लेते हैं। साइमन कमीशन याद होगा, सारे गोरे अंग्रेज आए थे 7, और साइमन कमीशन आया था कि क्या 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं उनके बारे में रिपोर्ट बनाने। सारे गोरे थे, हमने इसका विरोध किया, और इसी विरोध के चक्कर में लाहौर में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हुई थी, जिसका बदला लिया था भगत सिंह ने, सैंडर्स हत्याकांड, जिसके कारण फिर फांसी तक पहुंच गई थी बात। तो साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल थे। ये थोड़ा सा समझने का पॉइंट है बच्चों, यहाँ ये बात नहीं है कि कौन गलत और कौन सही, इस चीज को समझो कि साइमन कमीशन इंडिया में ब्रिटिशर्स भेज रहे हैं और वो एक रिपोर्ट बनाएगा इंडिया के बारे में, और उसका सहयोग करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके मेंबर कौन बनाए गए हैं, B.R. अम्बेडकर। जबकि याद करो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी कांग्रेस बड़े स्तर पे। जब वो मुंबई उतरे थे, गेटवे ऑफ इंडिया जिसका निर्माण हो गया था जब जॉर्ज पंचम आया था और क्वीन मैरी 1911 में, वहां जब उतरे ना ये, तो पूरे इंडिया में एक लहर चली, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ये सारी क्लासेस मैंने आपको पहले पढ़ा रखी हैं। उसका विरोध पूरा इंडिया लगभग कर रहा था, लेकिन उसका सहयोग करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें मेंबर कौन बने थे, B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त, करो या मरो, ग्वालियर टैंक, मुंबई, अगस्त क्रांति मैदान, गांधी जी का नारा, ऑपरेशन 0R, सारे बड़े लीडर, कोई जेल में गिरफ्तारी के बाद और कोई आगा खां पैलेस में, गांधी जी, सरोजनी नायडू, एक दो और बड़े लीडर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन से असहमत थे। अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ नहीं हूं, यानी दलित महासभा QIM से साइड में थी। फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं भारत में, पहले कानून और न्याय मंत्री बने ये, तो बहुत बड़ी बात थी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट इनको दिया गया। इनकी लायकियत को देखते हुए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे ना, तो लॉ एंड जस्टिस को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे।
लोकसभा के चुनावों में हार हुई, आज़ादी के बाद की बात कर रही हूँ, पहले भी हारे थे जब बम्बई में इलेक्शन हुए, या कह लो हरवाने की कोशिश की गई और कोशिश कामयाब हुई, लेकिन अब इलेक्शन हुए हैं आज़ादी के बाद, लोकसभा के चुनावों में ये हारे, फिर भी मेंबर बने, एमपी बने राज्यसभा से। तो राज्यसभा से एमपी बने थे, लोकसभा के चुनाव में हार, आरएस मतलब राज्यसभा से एमपी बने थे। कुछ भी किया, बहुत अच्छे काम किए इस देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए स्टार्टिंग में टारगेट बनाया, लेकिन फिर जब देखा कि देश को ज़रूरत है तो पूरे इंडिया को टारगेट बनाया कि इंडिया का विकास करना है। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इक्वालिटी पे तो इतने ज़्यादा काम किया कि मरने मिटने को भी तैयार थे, समानता देश में आनी चाहिए। एक आधे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो जब ये नए नए लीडर के रूप में उभर रहे थे ना, तो इनके इलाके में एक तालाब हुआ करता था, जिसमें नगर पालिका ने उस टाइम घोषणा कर दी कि ये तालाब सार्वजनिक है और सब इसमें से पानी पी सकते हैं। तो उस टाइम पर जो महार जाति के लोग थे, इनको वहाँ पानी पीने की मनाही थी, लिखित में आ गया, अखबार में आ गया, लेकिन लोग डरते थे। तो ये उस कैंपेन को लीड करके गए और कहते हैं कि कई 100 लोगों को लेके, जैसे वो जो पूरा तालाब था ना, उसके चारों तरफ ये लोग फैल गए, तालाब के चारों तरफ जनता 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 खड़ी हो गई। और सबसे पहले जैसे सीढ़ियां टाइप थी, अंबेडकर जी उस तालाब के किनारे पे गए और उन्होंने पानी पिया, और जैसे इन्होंने पानी पिया तो सारे लोग आके यहाँ पानी पीने लग गए। ये पहली बड़ी कोशिश थी इक्वालिटी के लिए इनके पार्ट पर, जो संगठित थी। अंबेडकर जी की खुशी में सब लोग झूम रहे हैं कि भाई हम भी इक्वल हो गए, लेकिन जब ये लोग वापस गए तो अगले दिन एक बड़े ग्रुप ने, जो सवर्णों का था, बहुत ज़्यादा पिटाई की, बहुत सारे लोगों की, हाथ पैर तक तोड़ दिए गए। फिर अंबेडकर जी को लगा कि अब मुझे लड़ना पड़ेगा, फिर इनका गुस्सा एकदम से उफान पर आया और फिर इन्होंने इंडिया में इक्वालिटी के लिए बहुत सारे काम किए। एक आधा और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक मंदिर में, सवर्णों का मंदिर था, तो उसमें एंट्री नहीं थी, तो वहाँ ये हज़ारों अपने लोगों को लेके पहुँचे और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर बिना ज़्यादा लड़े झगड़े और उनकी एंट्री की कोशिश की। लेकिन जब फाइनल स्टेज पे बात आई तो सवर्णों ने आगे बढ़ के गेट बंद कर दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके कारण इन लोगों के मन में आया, अंबेडकर जी के मन में, कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। संविधान, महिलाएं, देश, बच्चे, हर किसी के लिए काम किया। इनकी जो कम्युनिटी थी ना, उसमें महिलाओं को साड़ी पहनने का एक अलग तरीका डिसाइड कर रखा था सवर्णों ने, कि वो उस तरह की ही साड़ियाँ पहनेंगी। तो इन्होंने अपनी यहाँ पे महिलाओं को कहा कि तुम्हारा जैसा मन करे वैसे तुम कपड़े, इन्होंने कहा जैसा तुम्हारा मन करे वैसे तुम पहनो कपड़े और तुम बिल्कुल फ्री हो। तो ये महिलाओं के मन में भी ये डाला कि तुम भी लायक बन सकती हो और तुम भी आगे बढ़ सकती हो, अपने अधिकारों की मांग कर सकती हो। ठीक है, चलिए, ये लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब इतना सुनने के बाद जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के मन में विचारधाराएं बन गई होंगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गांधी जी गलत थे, कुछ लोग सोच रहे होंगे अंबेडकर जी का कुछ चीज़ें सहमत नहीं होने की है। मैं एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गांधी जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा भी था। इस चीज़ में ना बच्चों, इसको ऐसे समझो कि किसी भी एक आदमी की विचारधारा पे अपना स्टैंड ना तुम्हें बनाना चाहिए ना मुझे। ये दो बड़े लीडर हैं, दोनों देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। गांधी जी पूरे देश को एक मान के काम करना चाहते हैं, लेकिन अंबेडकर जी का कहना है कि अगर आप इतना ही एक मानते हो तो 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार हुए और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो आप क्यों नहीं बोले, तब आप क्यों शांत बैठे रहे? 1919 में जब सिखों को निर्वाचन में अलग से योगदान मिला, उनको एक जगह मिली, तब आप क्यों नहीं बोले? आपको सिर्फ दिक्कत दलितों से है क्या, कि जब दलितों को पृथक निर्वाचन मिल रहा है तो आप बोल रहे हैं? महात्मा गांधी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं दलितों को अपना हिंदू ही मानता हूँ। और जो गांधी जी ने नाम दिया था ना हरिजन, जो कि अब बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2020 से कि ये वर्ड अब यूज़ नहीं करना है, इसके भी खिलाफ थे अंबेडकर। अंबेडकर जी ने ये भी कहा था कि ये तो जानबूझ के हमें नीचा दिखाने के लिए कह रहे हो कि हम नॉर्मल नहीं हैं, हमें ये नाम नहीं चाहिए। जो कि किसने दिया था? गांधी जी ने। और गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम सबको अपने बराबर मानता हूँ और मैं एक यात्रा भी करूँगा। और गांधी जी ने एक, कहते हैं 20,000 किलोमीटर लंबी, बहुत मतलब किश्तों में यात्रा भी की थी, जिसमें SCs के लिए काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी जोड़ने की। गांधी जी और अंबेडकर जी की विचारधारा अलग थी, जैसा कि हमेशा दो लीडर्स की होती है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे अंबेडकर थे। ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, गलत कोई भी नहीं था। अंबेडकर ने अपनी जाति के लिए स्टार्टिंग में बहुत काम किया और ये शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसे
दलितों के मसीहा इस धरती पर जन्मे, क्योंकि अगर ये नहीं होते ना तो ये कड़वी सच्चाई है कि शायद अभी तक दिमाग में लगी वो मैल की परत नहीं हट पाती। अगर इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम ना किया होता तो शायद आज भी सवर्ण इस बात को नहीं समझ पाते कि इंसान का जन्म एक इंसान के रूप में होता है। ये जात पात तो बाद में आके हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अंबेडकर जी बहुत हद तक ठीक थे, लेकिन कहीं कहीं इनका स्टैंड जो था ना, वो उस टाइम पे इनकी समझ क्या थी उसके ऊपर इन्होंने स्टैंड लिया। जैसे एक छोटी सी बात कर लेते हैं, मैंने भी डिस्कस भी किया, साइमन कमीशन। हर इंडियन साइमन कमीशन को लेके नेगेटिव सोच रखता है। हम सब जानते हैं भाई साइमन कमीशन ठीक नहीं था, क्योंकि साइमन कमीशन 100% इंडियंस के लिए जो रिपोर्ट बनाने वाला था वो नेगेटिव बनाने वाला था। 1919 के सुधारों के ऊपर आने वाली थी, तभी तो फिर चैलेंज दिया था कि अगर इतने ही लायक हो, गो बैक साइमन के नारे लगाते हो, तो अपने देश का संविधान लिख के दिखाओ जिससे सब सहमत हो, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया ऐसा संविधान बना ही नहीं सकता जिससे सब सहमत हो। उस साइमन कमीशन का हर आदमी विरोध कर रहा था, लेकिन उसके पक्ष में बनाई जाने वाली कमेटी के मेंबर कौन थे? अंबेडकर। कितनी अजीब बात है ना, ये अंबेडकर इसके तो साथ थे, लेकिन जिस संविधान को चैलेंज किया था इस कमीशन के बाद अंग्रेजों ने, उसी संविधान का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? अंबेडकर ने। यानी टाइम के साथ चीजों में निर्णय लेने की क्षमता इन सभी लीडर्स में शायद बहुत कूट कूट के भरी हुई थी, और कहीं जब जरूरत पड़ी तो ये जहां देखा कि चीजें ठीक नहीं है तो वहां उस हिसाब से ढलना भी इन लोगों को आता था। इसमें गलत और सही की बात नहीं है, ये आपकी अपनी समझ है, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए। अंबेडकर जी एक तरफ साइमन कमीशन के पक्षधर थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडियंस के साथ नहीं थे। दलितों को उन्होंने कहा कि हमें साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस की एक गलत तरीके की लड़ाई है जिससे वो सहमत नहीं थे। लेकिन फिर वहीं भारत की आज़ादी के बाद जिस ढर्रे पे हमें चलना था उसमें एक जनक के रूप में काम करने वाले भी अंबेडकर जी ही थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टैंड है, और ये विरोधाभास की बातें हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सब लोग सोच समझ के चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते थे और अपनी ही चीज़ों में टाइम आने पर परिवर्तन भी देश के फायदे के लिए तुरंत कर देते थे। चाहे वो गांधी रहे हों, जिन्होंने पहले कहा था कि मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन 42 में उन्होंने कहा करो या मरो। ये सेम बात भगत सिंह पहले भी तो कह रहे थे, ये सेम बात पहले सुभाष चंद्र बोस भी तो कह रहे थे, लेकिन टाइम आने पर उन्होंने ये स्लोगन यूज किया। ऐसे ही अंबेडकर जी कभी कांग्रेस के पक्ष में थे, कभी कांग्रेस के विपक्ष में थे, कभी अंग्रेजों के पक्ष में थे, कभी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला भी अंबेडकर जी ने किया। तो आज की क्लास जो थी ये सिर्फ एक ये मान लीजिए कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं ये तैयार किया था सब कुछ, ये एक समझ आप लोगों की डेवलप हो कि ये देश कैसे बना, किन लोगों ने योगदान दिया। और अंबेडकर जी को याद करने का जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण होना चाहिए वो ये कि कैसे खराब परिस्थितियों में भी उभर कर कोई आदमी इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है कि वो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित कर जाए। वो क्षमता किसी किसी में होती है, और उस क्षमता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। इतने हाईली क्वालिफाइड, इतने ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले, जिन्होंने महिलाओं की बराबरी की भी बात की, जिन्होंने दलितों की बराबरी की भी बात की, और जिन्होंने भारत निर्माण में, संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में काम किया। तो आज 14 अप्रैल को हम इन सबको नमन करते हैं, जिन लोगों ने भी योगदान दिया भारत को भारत बनाने में, भारत को आज़ाद कराने में, या भारत के संविधान को लिखने में। उनमें बड़े लीडर्स के रूप में हमेशा जाना जाएगा BR अंबेडकर जी को। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो को एक दिन में ही हज़ारों की संख्या में देख लेते हैं। मेरी कल वाली वीडियो मेरे ख्याल 40,000 प्लस ने देख ली है। अच्छा ठीक है, सर बता रहे हैं 5300 स्टूडेंट्स लाइव थे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, और ये चीज़ें हमारे लिए एज मोटिवेशन काम करती हैं। 5000 प्लस लोग अगर देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ ये विचारधारा आगे तक जाएगी। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे विचारों से तुम अपनी सोच को डेवलप करो, नहीं, तुम अपनी एक विचारधारा बनाओ। और हम वैसा, देखो इन्होंने भी क्या कहा, एजुकेशन। मैं जितने दिन से आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, चाहे गांधी थे, चाहे भगत सिंह थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, और चाहे BR अंबेडकर, हर किसी ने कहा है शिक्षा समाज में परिवर्तन लाएगी। चाहे कम्युनिटी का विकास करना हो, चाहे किसी खास जेंडर का विकास करना हो, चाहे इस देश का विकास करना हो। मैं भी ये बात सेम कह रही हूँ, हर आदमी को ये बात समझनी है कि इस देश को अगर कोई बदल सकती
संपत्ति है तो वो शिक्षा है। और शिक्षा वो रटंतु वाली नहीं, शिक्षा वो जो आपके दिमाग का ढक्कन हटा दे और आपको अलग अलग दिशाओं में सोचने के लायक बना दे। आप स्किल्स डेवलप करें अपने अंदर, और एक सुंदर अच्छे भारत का निर्माण करने में आप और मैं और जितने इंडियंस हैं हम सब सहयोग दें, तब हो सकता है भारत विश्व गुरु बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। 14 अप्रैल को जय भीम के नारे के साथ, उद्घोष के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए। गुड नाइट।